टू माय चैनल कॉमर्स कोच। आज मैं स्टार्ट करने वाला कंपनीज एक्ट 2013 एंड मैं ये कंपनीज एक्ट के पूरे सीरीज जानने वाला हूँ। तो जो भी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो इस चैनल में जो भी हैंड रिटन नोट्स है अगर वो तुम्हें चाहिए तो मैंने वो हैंड रिटन नोट्स अपने स्टोर में डाल दिया, यू कैन गो एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कंपनीज एक्ट 2013। सो अकॉर्डिंग सेक्शन 20 ने डिफाइन किया कि कंपनीज है क्या। ठीक है, तो कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मीन्स 2013, मतलब कंपनी वो कंपनी है जो 2013 एक्ट में क्या है, इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, मतलब रजिस्टर्ड हुआ है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, फॉर एग्जाम्पल 1956 में अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो भी चलेगा, एंड 2013 में किया है तो भी चलेगा। बट सपोज सिर्फ कंपनी के नाम पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स आ गया, 4-5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया, देन यू हैव टू मेंशन आल्सो द वन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किसने दिया था? जस्टिन लिंडले ने एक डेफिनेशन दिया है, द कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब मेंबर्स, इनडायरेक्टली उसका मतलब क्या हो गया, मेंबर हो गया। वो कंट्रीब्यूट्स मनी टू द कॉमन स्टॉक, मतलब जो कंट्रीब्यूट करता है मनी इनटू द कॉमन स्टॉक विच इज नथिंग बट द शेयर कैपिटल फॉर व्हाट, टू एम्प्लॉय इट इन द ट्रेड और बिजनेस। मतलब जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं टू शेयर कैपिटल किस लिए करते हैं, टू यूज इन द ट्रेड और बिजनेस में, एंड फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस विच इज नथिंग बट डिविडेंड। मतलब जस्टिस लिंडले ने इसका डेफिनेशन दिया है, बहुत ही इजी है एंड यू कैन राइट इन द एग्जाम ऑल्सो टू गेट बेटर मार्क्स। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी? देयर इज ए 14, सबके सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर क्वेश्चन इज ब्रीफ वाला क्वेश्चन आया यू हैव टू राइट द ऑल द 14 पॉइंट्स विद ब्रीफ। ठीक है, मैं ये 14 पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे आगे, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। द कंपनी क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होना चाहिए, उसका अलग से कॉर्पोरेशन कंपनी मतलब अलग से एग्जिस्टेंस होना चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट ए नेचुरल पर्सन, जो कि हम लोगों ने ही कंपनी को बनाया है बाय एक्ट ऑफ लॉ, दैट्स वाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, मतलब सिटीजनशिप नहीं है, कंपनी किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं हो सकता है, बट द कंट्री हैज ए रेसिडेंस एंड द नेशनलिटी, मतलब कंपनी के पास इसका खुद का नेशनलिटी होता है और रेसिडेंस स्टेटस भी होता है, जो कि तुम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में देखा होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, लिमिटेड बाय अनपेड कैपिटल और लिमिटेड बाय गारंटी, दो टाइप्स होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ पर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी भी होता है, तो वो केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। परपेचुअल सेक्शन, कंपनी स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए कंपनी स्टार्ट होता है तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब एक बार कंपनी स्टार्ट हुआ तो वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम, मतलब हमेशा के लिए कंपनी चलते रहेगा। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी का खुद का सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, ऐसे नहीं कि अगर किसी ओनर ने अपना प्रॉपर्टी अगर दिया है तो ओनर का प्रॉपर्टी रहेगा, नहीं, ओनर अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा कंपनी को, देन कंपनी का वो अलग से सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब इन कंपनी शेयर क्या हो सकता है, इजीली ट्रांसफर हो सकता है, वहां पर छोटे छोटे 2-3 कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे, बट फॉर द जनरल रूल कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। द कंपनी कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड, कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, या कोई अदर पर्सन भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। देन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी केस फाइल सकता है, उसके साथ साथ कंपनी किसी और पर्सन या किसी और टाइप्स ऑफ पर्सन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है। कंपनी के पास कुछ तो भी लिमिटेड एक्शन है, बिकॉज एक्सपेक्ट लॉ, बिकॉज इट्स ए आर्टिफिशियल पर्सन, लॉ ने बनाया तो लॉ ने कुछ लिमिटेशंस भी दिए कंपनी को, तो भी हमें देखना पड़ेगा। कंपनी खुद का मैनेजमेंट होता है, सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी होता है तो इसका सेपरेट मैनेजमेंट भी होता है, जिसके अंदर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो मिल के आते हैं प्रॉफिट के लिए वो वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, मतलब किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होता है। कंपनी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन कंपनी लाइफ टाइम तक रहता है, बट कंपनी को लॉ बनाता है तो कंपनी को
टर्मिनेशन भी क्या करता है, द एग्जिस्टेंस बाय लॉ, लॉ ही कंपनी को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। तो ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले। द फर्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। व्हाट इज द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? द कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर है, मतलब मेंबर्स अलग है एंड कंपनी अलग है, मतलब कंपनी का अलग से एक पर्सनालिटी है एंड वो पर्सनालिटी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है बिकॉज इट्स ओन नेम, कंपनी हर जगह अपना खुद का नाम यूज करता है, नॉट कि उसका ओनर का नाम। एक्ट अंडर द नेम, हिज सील ऑफ इट्स ओन, उसका जो कॉमन सील होता है, जो उसका सिग्नेचर होता है वो भी कंपनी का अलग से खुद का सिग्नेचर होता है। इट्स एसेट आर द सेपरेट फ्रॉम द दोज इट्स मेंबर, जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टी से सेपरेट प्रॉपर्टी होता है कंपनी का। इट इज ए डिफरेंट पर्सन फ्रॉम मेंबर, और ये पर्सन से, मेंबर से, शेयर होल्डर से पूरा डिफरेंट होता है। डायरेक्टर, ओनर जो भी है, द कंपनी इज ए डिफरेंट पर्सन देन इट्स मेंबर who can capable of owning the property by his own name, having the bank account by his own name, employing people by and entering into any contract by his own name, suing or being sued, मतलब केस भी फाइल कर सकता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। मेंबर एंड ओनर कैन बी क्रेडिटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंबर एंड मतलब कंपनी में उसके मेंबर एंड उसके ओनर कंपनी के क्रेडिटर भी हो सकते हैं। इसका एक केस लॉ भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो कंपनी के जो ओनर है एंड जो कंपनी के मेंबर है वो क्या हो सकते हैं, कंपनी के क्रेडिटर भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ए शेयर होल्डर कैन नॉट हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट, बट शेयर होल्डर कोई भी एक्ट में लाइबल नहीं होगा, मतलब कंपनी ने अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लाइबिलिटी शेयर होल्डर नहीं होंगे। एक केस लॉ पढ़ते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, तुम लोगों को 3 पॉइंट्स में यूज होगा, मैं बताऊंगा कहां कहां यूज होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सोलोमन वाज सोलोमन एंड कंपनी। तो एक सोलोमन एक पर्सन था जो कि शूज का फैक्ट्री डाला था, मतलब शूज का एक कंपनी किया था। सबसे पहले वो प्रोप्राइटरशिप में था, बट उसके बच्चे लोग ने उसके साथ ज्वाइन करने को कहा, तो उसने खुद का एक सोलोमन एंड कंपनी करके एक खुद का एक कंपनी खोला, जिसके अंदर उसके खुद के 20,001 शेयर उसके खुद के थे, मतलब उसने अपना खुद का 20,001 शेयर लगाया। एंड उसके वाइफ एंड चिल्ड्रेन, मतलब उसकी एक वाइफ थी, एक डॉटर थी एंड 4 सन थे। तो ये 4, 5, 6 एंड वो खुद एक 7 जन मिला के, क्योंकि एक्ट में रिक्वायरमेंट था 7 शेयर होल्डर का, तो सातों मिलकर के क्या किए, कंपनी ओन किया, मतलब 7 मेंबर थे, बाकी कोई भी मेंबर नहीं था। तो हर एक जन एक एक शेयर ओन किए थे, मतलब इन लोगों को 5 शेयर चला गया एंड सोलोमैन का खुद का, सॉरी इन लोगों का 6 शेयर चला गया एंड सोलोमैन का खुद का 20,001 शेयर, मतलब टोटल 20,007 शेयर से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, जिसमें सोलोमैन खुद एक डेवेंचर भी परचेस किया था। सोलोमैन ने कंपनी का डेवेंचर परचेस किया था एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसका वो चार्ज किया था किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर, मतलब चार्ज ऑन एसेट के ऊपर उसने चार्ज भी किया था। बट क्या हुआ, बिजनेस अच्छे से चल रहा था, बट अचानक से बिजनेस में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गए, जिसकी वजह से कंपनीज को क्या करना पड़ा, लिक्विडेशन में जाना पड़ा। तो कंपनी जैसे ही लिक्विडेशन में गए तो कंपनी का जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था उसने बोला कि सबसे पहले हमें क्लेम मिलना चाहिए, कोर्ट को उसने जाके बोला सबसे पहले हमें क्लेम मिलना चाहिए, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है ये सोलोमैन का ही है, सोलोमैन ही इस बिजनेस में ओनर है, सोलोमैन ही इस बिजनेस में क्या है, मेंबर है, उसके फैमिली इस मेंबर है एंड इसमें डायरेक्टर भी सोलोमैन एंड उसके सन ही थे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मानना था कि सारे के सारे बिजनेस में सोलोमैन का ही है, मतलब ये कंपनी नहीं है, कंपनी इज नथिंग बट सोलोमैन ओनली। तो उसने कोर्ट में जाके बोला, बट कोर्ट ने क्या बोला, लॉ ने क्या बोला, लॉ ने बोला द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर, द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तो लॉ ने बोला कि एज पर लॉ द फर्स्ट पेमेंट तो किसको होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर को ही होगा एंड द सेकेंड पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड द थर्ड पेमेंट इज शेयर होल्डर को। मतलब कंपनी चाहे सोलोमैन का हो, सोलोमैन उसमें डायरेक्टर हो, सोलोमैन उसमें क्रेडिटर हो, सोलोमैन उसमें मेंबर हो, बट एज पर द लॉ द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। तो ये केस में क्या होगा, फर्स्ट किसको प्रायोरिटी मिलेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर
देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन शेयर होल्डर, ऐसा लॉ ने बोला। तो ये केस में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर केस हार गए एंड सोलोमन केस जीत गया। यू कैन सी द जजमेंट हियर। अगर तुमको ब्रीफ में जानना है तो मैंने जजमेंट दिया है, ये जजमेंट यू कैन रेफर। ओके, इज लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स द शेयर होल्डर ऑफ द लाइबिलिटी इज द लिमिटेड। कंपनी के केस में क्या होता है, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर क्या होता है, लिमिटेड होता है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑफ द शेयर। मतलब सपोज कंपनी का शेयर 100 रुपीज है और एक शेयर होल्डर ने 100 रुपीज का एक शेयर बाय कर लिया है, बट इसमें से उसने सिर्फ 50 रुपीज पेमेंट किया है, तो अनपेड कितना है 50। तो कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाएगा तो शेयर होल्डर लाइबल कितना होगा, सिर्फ 50 रुपीज के लिए लाइबल होगा। मतलब जो कि उसने अनपेड किया सिर्फ उसके लिए लाइबल होगा। ये तो फर्स्ट केस हो गया। बट किसी किसी केस में क्या होता है, शेयर होल्डर में अमाउंट ऑफ गारंटी, मतलब कोई कोई अपना गारंटी दिया रहता है स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ सब्सक्राइबिंग द शेयर, गारंटी दिया रहता है कि हम लोग 10,000 तक लाइबिलिटी है। मतलब अगर इन द केस ऑफ लिक्विडेशन तो शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, हम 10,000 रुपीज देंगे। तो वो केस में क्या हो जाएगा, अमाउंट गारंटीड। ठीक है, सो नेक्स्ट है कैन नॉट बी कॉल टू पे मोर देन द अनपेड इंडेप्टनेस। मोर देन मतलब ये 50 रुपीज से ज्यादा कभी भी कंपनी अपने शेयर होल्डर से मांग नहीं सकता है। ठीक है, तो जस्टिस बुकले ने इसमें क्या क्या कहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी डन मोर देन एनी लेजिस्लेशन ऑफ द लास्ट 50 ईयर्स फॉर द प्रोस्पेरिंग ऑफ द कंट्री। इसमें एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है यहाँ पर, मतलब कौन से केस में लिमिटेड लाइबिलिटी को एक्सेप्शन में आ जाएगा, मतलब उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, क्या बन जाएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द फर्स्ट केस है फर्निशिंग एनी फॉल्स इन करेक्टनेस इन्फॉर्मेशन। अगर कंपनी ने कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके अगर इनकॉर्पोरेशन किया है देन वो केस में उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगा। अगर इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ फ्रॉड एंड क्रेडिट, अगर वाइंडिंग अप के टाइम में कुछ फ्रॉड वगैरह किया है, कुछ क्रेडिट किया है, मतलब ओनर ने कुछ पैसा ले लिया है, फिर वो केस में भी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगा। अदर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब कंपनी ने अपना इनकॉर्पोरेशन ही किया है अनलिमिटेड कंपनी के जैसे, तो उसको भी क्या आ जाएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, यूजुअली ये कोई करता नहीं अनलिमिटेड कंपनी, सब लोग लिमिटेड ही करते हैं अभी। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस में अगर उसने कुछ फ्रॉड किया है, प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ फ्रॉड हुआ है देन इन अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकता है। देन कंपनी फेल्स टू पे द डिपॉजिट, अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स लिया है बट डिपॉजिट में अगर कुछ फेलियर हो रहा है पेमेंट के टाइम, देन कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आ जाएगा। एंड द लास्ट, द इंस्पेक्टर अगर बोलेगा कि कंपनी में कुछ तो भी फ्रॉड चल रहा है, अगर इंस्पेक्टर कंपनी को अनलिमिटेड में डालता है तो भी क्या हो जाएगा, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी बन जाएगा, मतलब उसका लाइबिलिटी कैन शेयर होल्डर के पास भी जाएगा, पर्सनल एसेट्स में जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब द मेंबर कैन कम एंड द गो बट द कंपनी विल गो फॉर एवर, मतलब मेंबर आज आते जाते रहेंगे बट कंपनी हमेशा वही रहेगा। ठीक है, अनलेस इट्स वाउंड अप एज पर लॉ, जब तक वो लॉ के हिसाब से ही वाउंड अप नहीं होता, लॉ के हिसाब से टर्मिनेट नहीं होता, तब तक कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एलसीजी गॉर्स, मतलब ये केस लॉ था एलसीजी गॉर्स। यहाँ पर जापान में एक कंपनी था, जापान या कहा तो एक कंपनी था जिसमें 2 ओनर थे, मतलब को ओनर थे, 2 पार्टनर थे, 2 ओनर थे जिसका कंपनी था, और एक हाइड्रोजन ब्लास्ट से दोनों मर जाते हैं। तो कोर्ट ने बोला था कि इवन ए हाइड्रोजन बम कैन नॉट डिस्ट्रॉय ए कंपनी, मतलब एक हाइड्रोजन बम भी कैन नॉट डिस्ट्रॉय कंपनी, मतलब ओनर मर जाएंगे बट उसका कंपनी एग्जिस्टेंस रहेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब प्रॉपर्टी कंपनी का प्रॉपर्टी एंड उसका शेयर होल्डर का प्रॉपर्टी दोनों भी सेपरेट होते हैं। मेंबर हैव ओनली 2 राइट्स, मेंबर को सिर्फ 2 राइट्स होता है, राइट टू वोट एंड राइट टू रिसीव डिविडेंड इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, मतलब मेंबर्स का कंपनी के प्रॉपर्टी पे कोई राइट्स नहीं होता है और ना ही मेंबर शेयर होल्डर का कंपनी के प्रॉपर्टी पे कोई राइट्स होता है। तो कंपनी का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका एक केस लॉ है प्रेमलाल भाटिया वाज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में क्या हुआ है, द शेयर होल्डर कैन नॉट आस्क फॉर लिफ्टिंग द विल फॉर दियर पर्सन, मतलब खुद के पर्पस के लिए शेयर होल्डर बोल नहीं सकते कि लिफ्टिंग करो, कोर्ट जब चाहेगा तभी लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल होगा। दिस वाज द प्रेमलाल भाटिया एंड उसमें क्या होता, प्रेमलता भाटिया ने क्या किया था, एक प्रीमाइसेस लिया था जो कि खुद के नाम पे लिया था, देन वो प्रीमाइसेस को अपने
प्राइवेट कंपनी में यूज किया था, ट्रांसफर किया था, बट विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर उसने उस केस में अगर उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ होता है तो ये ऐसे नहीं होगा कि वो प्रेम लता के ऊपर उसका लाइबिलिटी होगा, ना कि कंपनी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, उसने उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला खुद के नाम पे, बट वहां पर उसने क्या किया है, प्राइवेट कंपनी का बिजनेस चालू किया है, उसमें आग लग जाता है, तो वो केस में जो भी प्रॉपर्टी था उसने अगर कंपनी के नाम से इंश्योरेंस क्लेम कर रहा था, उसको कंपनी के नाम से इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, उसको प्रेमलता के नाम से इंश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि जो कंपनीज का प्रॉपर्टी है वो प्रेमलता का प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रेमलता को अगर कंपनीज के किसी स्टॉक या किसी प्रोडक्ट स्टॉक या किसी कंपनी के एसेट पे अगर कुछ इंश्योरेंस निकालना है तो उसे कंपनी के नाम से निकालना पड़ेगा। वो खुद के नाम पे कंपनी का स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते। मतलब खुद के नाम पे हम लोग खुद के नाम पे हमारी कंपनी का इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते, ना ही उसे किसी एसेट का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एज पर सेक्शन 44, द शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रीली ट्रांसफरेबल एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर दिया गया है कि अगर मूवेबल शेयर ट्रांसफर हो सकता है तो ट्रांसफर हो सकता है, बट अगर आर्टिकल एसोसिएशन साइलेंट है देन एज पर जनरल रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो भी होगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। However, there are the restriction on the transfer of share in case of private limited company. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वहां पर भी सर्टेन कंडीशन है, उसमें ये शेयर ट्रांसफर हो सकता है। कॉमन सेल कंपनी का, जब तक कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था द कॉमन सेल इज द कंपलसरी था, बट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है, उसमें एक अमेंडमेंट आ गया है। क्या अमेंडमेंट क्या आया है, नाउ द कॉमन सेल इज नॉट मैंडेटरी। नॉट मैंडेटरी मतलब अभी कंपलसरी नहीं है, ये बाय चॉइस है। अफिक्सिंग द कॉमन सेल में नाउ इंस्टेड बी साइंड बाय द 2 डायरेक्टर। मतलब कॉमन सेल की जगह पे 2 डायरेक्टर के साइन करके भी चल जाएगा, या तो 1 डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, या तो 2 डायरेक्टर या तो 1 डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। मतलब पहले कॉमन सेल मैंडेटरी था, अभी कॉमन सेल मैंडेटरी नहीं है। कैपेसिटी टू सू एंड सूट द सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसके खुद का कैपेसिटी होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो खुद का कैपेसिटी है तो वो दूसरे के ऊपर केस कर सकता है, एंड कोई भी पर्सन कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। ये इजी कॉन्सेप्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल मतलब अगर कभी भी लॉ को अगर कुछ लगा कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो कंपनी के लॉ क्या करेगा, लॉ के बियॉन्ड जाके मतलब पर्सनली जाके चेक करेगा कि ओनर की शेयर होल्डर एंड कंपनी के बीच का रिलेशनशिप क्या है। मतलब उस दोनों के बीच का क्या करेगा, कॉर्पोरेट विल मतलब पर्दा उठाएगा कि इसमें अगर ओनर कुछ जानबूझकर कुछ गलती कर रहा है, जानबूझकर कुछ फ्रॉड कर रहा है या नहीं। तो इट कंटेन द सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी इज ए स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। मतलब सेपरेट पर्सनालिटी मिलता है कंपनी को, उसका प्रिविलेज मिलता है। इट शुड बी द यूज्ड फॉर द लेजिस्लेशन बिजनेस पर्पस ओनली। ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए है। मतलब कोई भी शेयर होल्डर कल सुबह जाके नहीं बोलेगा कि भाई कॉर्पोरेट विल करो। ये एज पर लॉ के रिक्वायरमेंट कैसे, अगर लॉ चाहेगा तो ही कर सकता है। मतलब हम लोग कॉर्पोरेट विल के ऊपर नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते। इफ द फ्रॉडुलेंट एंड द डिसऑनेस्ट यूज इज मेड, अगर फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट को यूज कुछ लग रहा है लॉ को, कोर्ट को, देन कोर्ट कॉर्पोरेट विल का परमिशन देगा या तो उसे यूज करेगा। देन इंडिविजुअल कैन नॉट टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इंडिविजुअल नहीं मांग सकता, डिमांड नहीं कर सकता। कोर्ट विल ब्रेक द शेल ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड पनिश द इंडिविजुअल। अगर एक्चुअल में कुछ ओनर या तो शेयर होल्डर की कुछ गलती रहेगी तो कोर्ट क्या करेगा, कॉर्पोरेट विल का यूज करके पनिश करेगा जो भी उस कंपनी के पीछे जो इंडिविजुअल, जो कंपनी के पीछे जो ऐसा गलत फ्रॉड कर रहा है उसे कोर्ट पनिश करेगा। कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। कोर्ट ही सिर्फ कर सकता है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट, इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। इसके सारे के सारे कंपनीज एक्ट के सारे पीडीएफ है मेरे पास, मैं इसे अपलोड करूंगा। अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में अपना नाम दीजिए या तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। एंड इसके आगे के लेक्चर्स में पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट के लेक्चर्स में अपलोड करने वाला हूं। थैंक फॉर वॉचिंग कॉमर्स कोर्स। थैंक यू।